ओके, सो हमारा 616 का टोनी स्टार्क ही एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था। अपनी इस थ्योरी को हम लोगों ने काफी डीपली डिस्कस किया एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मजा आया एंड आई नो तुम्हें भी आया होगा। सो हियर इज द पार्ट 3 ऑफ दिस किलर थ्योरी, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड उससे पहले के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जिनमें मार्वल ने टोनी के ही डूम होने को फोरशैडो किया था, हिंट दी थी हमें, बस हम समझ नहीं पाए। और वीडियो के आखिर में ये सारे तार आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे। बिलीव मी, आज की वीडियो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। अब एक लाइन में जल्दी से रिकैप कर देता हूं कि अभी हम कहां तक पहुंचे। तो हमारा 616 का टोनी स्टार्क ही एक्चुअल में टोनी नहीं था, वो विक्टर वॉन डूम था। उसके पेरेंट्स यानी हावर्ड और मारिया स्टार्क ने उसे गोद लिया था, अडॉप्ट किया था और एक हीरो की तरह उसे रेज किया था। बट इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ने जो 1,40,06,5 पॉसिबल फ्यूचर्स देखे थे, उनमें से एक फ्यूचर में उसने टोनी को बाद में डूम बनते देखा था और इसीलिए उसने एंड गेम में टोनी को स्नैप करवा के निपटवा दिया था। और लोकी एंड कैंग का भी इन सारे इवेंट्स में बहुत बड़ा हाथ था। और कैसे था ये जानने के लिए तुम पार्ट 1 एंड 2 को चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की। तो उसमें एक सीन ऐसा था जिसमें टोनी को एक थ्रेट के तौर पर मार्वल ने हिंट किया था काफी पहले। जब वांडा सारे हीरोज को विजन्स दिखा रही थी, तब टोनी पर उसके जादू करते ही उसका विजन शुरू होता है, जिसमें हमें सारे एवेंजर्स मरे हुए दिखाई देते हैं। और लेट मी टेल यू, इफ तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक रैंडम विजन था, तो नहीं, ये हमारी 616 टाइमलाइन का एक्चुअल फ्यूचर था, जब तक स्ट्रेंज ने बाद में खुद फ्यूचर्स देखकर उसे बदल नहीं दिया। और रही बात प्रूफ की, तो ये देखो, कैप्टन की शील्ड ठीक उसी तरह से आधी टूटी हुई है जैसे एंड गेम के फाइनल बैटल में टूट गई थी, यानी ये कोई रैंडम विजन नहीं था। बट अब सवाल ये है कि इन सब का डूम से क्या कनेक्शन है। तो वेल, मुझे ये बताओ कि इस विजन में हमें सारे एवेंजर्स तो मरे हुए दिख रहे हैं, बट टोनी वो हमें बाकी के एवेंजर्स के साथ मरा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दैट इज बिकॉज ही इज नॉट टोनी एट ऑल, ही इज विक्टर वॉन डूम। एंड इस पॉइंट पर फ्यूचर में एग्जैक्टली में क्या हुआ होगा? क्या टोनी ने डूम बनकर थैनोस को बीट कर दिया होगा, या फिर खुद टोनी एके डूम ने ही खुद एवेंजर्स का भी ये हाल किया होगा? वेल, जो भी हुआ हो, बट इतना तो क्लियर है कि इस कॉस्मिक इवेंट में, इस फ्यूचर में सारे एवेंजर्स मारे गए, बट टोनी फिर भी सरवाइव कर गया। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब टोनी अपनी रियल आइडेंटिटी एके डूम को जान गया हो और विक्टर वॉन डूम बनकर उसने आगे इवेंट्स को फेस किया हो। वहीं एक डिटेल मैंने यहाँ पर और देखी, वो ये कि थॉर जैसे हार्डेस्ट हिटिंग एवेंजर पर जब वांडा ने जादू किया तो पलक भी नहीं झपकाई, लेकिन टोनी का विजन जब उसने देखा तो वो खुद बहुत डर गई। यहाँ पर तुम खुद वांडा के फेस के एक्सप्रेशंस देखो, कैसे डरी हुई है, शॉक्ड है। टोनी का पॉसिबल फ्यूचर और उसका फियर देखकर वांडा खुद शॉक्ड रह गई थी कि बिना किसी सुपर पावर वाले इस इंसान के फ्यूचर में इतना बड़ा कॉस्मिक इवेंट कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये सब सुनकर भी तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा है, मेरी ये थ्योरी तुम्हें काफी फार फेच्ड लग रही है, तो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो भी कर रहे हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो साइड में, तो वो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, एक कोई कोना पकड़कर बैठ जाओ और पूरा 100% फोकस अब मेरे ऊपर करो, पलक भी मत झपकाना। और ये बात सुनकर अगर तुम्हें मजा ना आए भाई, तो पैसा वापस। लेकिन हाँ, अगर मजा आ जाए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सोशल मीडिया पर, ताकि मुझे भी ऐसे ही आगे डीप रिसर्च करने के लिए तुमसे इंस्पिरेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा। क्योंकि यार ऑब्वियसली बूंद बूंद से ही टंकी भरती है। तो टाइटन ग्रह पर थैनोस की जब टोनी से फाइट हुई थी, तो वो टोनी को जानता था, इवन उसका नाम भी जानता था, और तो और उसकी रेस्पेक्ट भी करता था। वो थैनोस जो किसी दूसरे एवेंजर को पर्सनली नहीं जानता था, उनका नाम जानना तो बहुत दूर की बात है, वो ना सिर्फ टोनी का नाम जानता था बल्कि उसकी इज्जत भी करता था। कैसे? You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. अब इसका एक आंसर ये हो सकता है कि 2012 में जब न्यूक्लियर मिसाइल को टोनी उस पोर्टल में ले गया था और चितौरी की कमांड शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो थैनोस के प्लान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सो हो सकता है कि ये खबर जब थैनोस को उसके चमचों ने बताई होगी, तो ये भी बताया होगा कि शिप डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा कौन था। बट लेट मी टेल यू, ये रियल आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो थैनोस के चमचे उसे ना सिर्फ टोनी के बारे में बल्कि एटलीस्ट हल्क और थॉर जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स के बारे में तो बताते, क्योंकि इन लोगों ने भी चितौरी आर्मी का काफी ज्यादा नुकसान किया था। तो थैनोस भी टोनी के साथ साथ कुछ एक दूसरे एवेंजर्स को भी एटलीस्ट जानता। तो भाई ये तो रियल आंसर नहीं है। प्लस नाम जानना एक अलग बात है, बट रेस्पेक्ट करना, वो भी थैनोस का खुद रेस्पेक्ट करना टोनी की, ये पॉसिबल हुआ तो कैसे हुआ? When I'm done, half of humanity will still be alive.
I hope they remember you. थैनोस से तो स्ट्रेंज और बाकी सारे गार्डियंस वगैरह सब ब्रेवली लड़े थे, तो सिर्फ स्टार्क की ही रेस्पेक्ट क्यों करी उसने? स्पाइडरमैन को तो वो कीड़ा बुलाता था। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा था जो हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ वो क्या था। नाउ आई वांट योर फुल अटेंशन। देखो, टाइटन प्लैनेट पर टोनी से बैटल के पहले थैनोस को रियलिटी स्टोन ऑलरेडी मिल चुका था। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन के बैटल से काफी पहले नोवेयर में थैनोस कलेक्टर से रियलिटी स्टोन ले चुका होता है। अब वैसे तो रियलिटी स्टोन की मदद से रियलिटी को अल्टर किया जा सकता है, इल्यूजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में खूब भर भर के किया था और एवेंजर्स का खूब काटा भी था। लेकिन कॉमिक्स में रियलिटी स्टोन की एक पावर ये भी है कि वो रियलिटी के फैब्रिक को ब्रेक कर सकता है एंड उससे अल्टरनेट रियलिटीज की एक झलक भी देखी जा सकती है। सो आई थिंक कि थैनोस को रियलिटी स्टोन मिलने के बाद उसने जाहिर है उसकी पावर्स का कुछ यूज तो किया ही होगा और इसी यूज के दौरान उसने एक अल्टरनेट रियलिटी भी देखी होगी जिसमें स्टार्क आगे चलकर डूम बन जाता है। वही रियलिटी, वही टाइमलाइन जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी तक बताता आ रहा था कि एंड गेम के बैटल में टोनी सर्वाइव कर जाता है और आगे चल डूम बन जाता है। वही अल्टरनेट रियलिटी थैनोस ने रियलिटी स्टोन की मदद से डेफिनेटली देख ली होगी और डूम का ऑरा, उसकी पावर्स थैनोस के लिए बहुत ओवरवेलमिंग रही होंगी, क्योंकि तुम भी जानते हो थैनोस किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता है, खासकर राजनीति करने वालों की बिल्कुल भी नहीं। थैनोस एक ऐसा बीइंग है जो रेस्पेक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ प्योर पावर की। ऐसे में जब उसने अल्टरनेट रियलिटी में टोनी को डूम बनते हुए देखा होगा तो उसकी ओवर पावर्ड एबिलिटीज को देखकर एज अ सुपर विलन वो अपने आप ही डूम की एके स्टार्क की रेस्पेक्ट करने लग गया, उसका नाम जान गया। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो इस बात का फाइनल प्रूफ देता हूं अब तुम्हें। थैनोस ने स्टार्क से कहा था कि यू आर नॉट द ओनली वन कर्स्ड विद नॉलेज। You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. यानी उसने कहा कि नॉलेज का श्राप सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला, बट श्राप, कर्स, ये वर्ड क्यों यूज किया उसने? श्राप एक ऐसा टर्म है जो तब यूज किया जाता है जब किसी की बड़ी पावर दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाने के लिए यूज की जाए, वरना तो नॉलेज खुद में एक बहुत अच्छी चीज होती है। सो जब थैनोस ने उस अल्टरनेट रियलिटी में ये देखा कि टोनी अब डूम बन चुका है और वो अपनी नॉलेज का यूज दुनिया को टेक ओवर करने के लिए कर रहा है, इसीलिए उसने स्टार्क को देखते ये कहा कि यू आर नॉट द ओनली वन कर्स्ड विद नॉलेज। उसने अच्छा वर्ड यूज नहीं किया, उसने कर्स्ड वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि वो डूम को अपनी नॉलेज का गलत यूज करते हुए ऑलरेडी देख चुका था और अल्टीमेटली थैनोस खुद भी उस पॉइंट पर अपनी नॉलेज का यूज गलत कामों के लिए कर रहा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वो खुद को डूम से रिलेट कर पा रहा था, डूम एके टोनी से रिलेट कर पा रहा था और इसीलिए वो ना सिर्फ उसका नाम जानता था बल्कि उसकी रेस्पेक्ट भी करता था। वरना अगर ऐसा ना होता तो वो स्टार्क के साथ एटलीस्ट कम से कम एक या दो एवेंजर्स का नाम और भी जानता होता, डेफिनेटली जानता। और चलो मान लिया अगर उसे मिसाइल वाले इंसिडेंट से ही स्टार्क के बारे में पता चला होता तो भी वो ये कैसे जान जाता भाई कि टोनी एक जीनियस है, उसके पास नॉलेज की पावर है। खुद सोचो यार, थैनोस को क्या पता कि टोनी ने आर्क रिएक्टर एक गुफा में बॉक्स ऑफ स्क्रैप्स से बनाया था। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark. थैनोस तो सिंपली सिर्फ टोनी का नाम जान पाता ना बस, बट नहीं, उसका नाम, उसकी नॉलेज और उसकी रिस्पेक्ट, ये तीनों चीजें ये प्रूव करती हैं कि थैनोस रियलिटी स्टोन की मदद से एक अल्टरनेट रियलिटी में टोनी को डूम बनते हुए देख चुका था और इसीलिए वो डूम की एके टोनी की ओवरवेलमिंग पावर की इतनी रिस्पेक्ट करता था। 2014 में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट इनसाइट। Insight Bay. Captain Rogers does not have clearance for Project Insight. Director Override, Fury, Nicholas J. Confirmed. इस प्रोजेक्ट का एल्गोरिथम डॉक्टर अर्निम जोला ने तैयार किया था एंड इसका काम था लोगों के पास्ट को इवैल्यूएट करके उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना और हाइड्रा के दुनिया को टेक ओवर करने वाले प्लान में जो लोग खतरा बन सकते हैं उन्हें टारगेट करना। अब इस बात को 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम ये सब भूल चुके होगे, लेकिन फिकर नॉट, मैं याद दिला देता हूँ। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इनसाइट में 2 लोगों के नाम ही टारगेट किए गए थे, जिनमें से पहला नाम था स्टीफन स्ट्रेंज का, जो कि इस पॉइंट पर एमसीयू में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, एंड दूसरा नाम पता किसका था? तुम सोच रहे होगे हाइड्रा है तो ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका होगा, बट नो, दूसरा नाम था टोनी स्टार्क का। Stephen Strange, anyone who's a threat to Hydra. Now, or in the future. In the future? How could it know? Zola's algorithm evaluates people's past to predict their future.
अब सोचो कि ये प्रोजेक्ट कितना सटीक और पावरफुल होगा जो इसने ये बता दिया कि स्टीफन स्ट्रेंज आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज बनकर हाइड्रा के प्लान्स के लिए खतरा बनेगा। एंड दूसरा जो नाम, जैसा कि मैंने बताया, टोनी स्टार्क था। अब हाइड्रा का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की तस्वीर आ जाती है, बट तुम खुद सोचो, हाइड्रा ने ना ही कैप्टन को टारगेट किया, ना ही थॉर को, किसी भी एवेंजर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ टोनी को ही क्यों टारगेट किया उसने? वेल, क्योंकि हाइड्रा का मिशन था पूरी दुनिया को डोमिनेट करना, और इस मिशन में कैप्टन जैसे हीरोज हाइड्रा के लिए उतना बड़ा खतरा भी नहीं थे। और देखा जाए तो खतरा तो टोनी भी नहीं था, बट प्रोजेक्ट ने टोनी को एज टोनी टारगेट नहीं किया, बल्कि उसे एज डॉक्टर डूम टारगेट किया था। ठीक उसी तरह से जैसे उसने स्टीफन स्ट्रेंज को एज स्टीफन नहीं बल्कि एज डॉक्टर स्ट्रेंज टारगेट किया था। आई थिंक अब तुम मेरा पॉइंट समझ गए होगे। वो प्रोजेक्ट ऐसा था जो किसी का भी फ्यूचर देखकर ये बता सकता था कि कौन कौन हाइड्रा के लिए खतरा बन सकता है, और बाकी के जो भी हीरोज थे वो फ्यूचर में भी एज इट इज रहने वाले थे, उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला था। बट स्टीफन स्ट्रेंज आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाना था, इसलिए उसे टारगेट किया। और टोनी स्टार्क, उस पॉइंट पर तो टोनी था, लेकिन आगे चलकर अगर एंड गेम में वो बच जाता, उसके बाद आगे चलकर वो डॉक्टर डूम बन जाता, इसीलिए वो हाइड्रा के लिए खतरा बन सकता था। क्योंकि अल्टीमेटली डूम वैसे तो कोई हीरो नहीं है, वो हाइड्रा के अगेंस्ट क्यों ही जाएगा, बट डूम का खुद का अपना मिशन भी एक तरह से वर्ल्ड डोमिनेंस ही है, इसलिए वो अपने वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए हाइड्रा के वर्ल्ड डोमिनेंस वाले प्लान के लिए डेफिनेटली एक खतरा हो जाता। तो शॉर्ट में कहूं तो जोला का ये प्रोजेक्ट भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये किसी भी आदमी का सटीक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, विंटर सोल्जर मूवी 2014 में आई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी उसके 2 साल बाद यानी 2016 में आई थी। फिर भी इतने पहले 2014 में ही इस प्रोजेक्ट ने स्टीफन स्ट्रेंज को टारगेट कर लिया, क्योंकि ये जानता था कि स्टीफन आगे चलकर एक सॉर्सरर बन जाएगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, मल्टीवर्सल सॉर्सरर। और ठीक इसी तरह से ये प्रोजेक्ट ये भी जानता था कि टोनी आगे चलकर डूम बन जाएगा। तो हाइड्रा चलो एक बार को हीरोज से निपट लेगा, बट डूम वो खुद यूनिवर्स पर कब्जा करने को बैठा है, वो कहाँ हाइड्रा को टिकने देगा। और एग्जैक्टली इसीलिए इसने दूसरे एवेंजर्स को छोड़कर टोनी को टारगेट किया कि अभी ये टोनी है तो अभी इसे निपटा दो, जब ये डूम बन जाएगा तो ये उल्टा हमें निपटा देगा। ये भी आई थिंक मार्वल की एक बहुत बड़ी फोरशैडोइंग थी कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी था ही नहीं। और तुम मेरी एक बात आज लिख कर रख लो कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में तुम्हें आज से 10-10, 15-15 साल पहले की मार्वल मूवीज से कनेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ जो है डॉक्टर डूम का जो आर्क है वो पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में बहुत पहले से एज टोनी स्टार्क चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि अरे यार बताओ, मार्वल ने आरडीजे को डूम बनाकर इतना बड़ा रिस्क ले लिया, उसका तो कोई सेटअप ही नहीं हुआ है, बट मार्वल एकदम मस्त है, कॉन्फिडेंट है। और अगर कॉन्फिडेंट ना होता तो इतनी बड़ी कास्ट में केवल एक एक्टर को, आरडीजे को $100 मिलियन भाई वो क्यों ही पे करता। और एक लाइन जो रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने कही थी कि एवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जो ऑडियंस को चैलेंज करेगी, ये लाइन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उसमें मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सुनने में डेफिनेटली अजीब लग रही होंगी, मैं मानता हूँ। मैंने जब खुद इस पर रिसर्च करी थी तो मुझे काफी शॉकिंग एंड अजीब चीजें लगी है। यानी अभी ये जो फैक्ट्स तुम मेरे सुन रहे हो, इन्हें सुनना ही तुम्हारे लिए एक तरह का चैलेंज है। तो सोचो जब ये फैक्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे में, भले ही सारे नहीं बट इनमें से कुछ फैक्ट्स जब एवेंजर्स डूम्सडे में सच होते हुए दिखेंगे तो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। एंड आई थिंक रूसो ब्रदर्स ने इसीलिए ये बात बोली है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी खुद में फैंस के लिए एक चैलेंज होने वाली है। यानी अभी तक जितनी चीजें हम देखते आ रहे थे, टोनी को टोनी मान रहे थे, हीरो मान रहे थे, ये सब अचानक से बदल जाएगा। और इस बात को पचाना डेफिनेटली मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऑनेस्टली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सोशल मीडिया पर जरूर से शेयर कर देना, ताकि मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी पर और डीपली जाकर अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकूं। एंड इफ नए हो देन चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल भूलना, ताकि इस थ्योरी के बारे में आगे पता चलता रहे। और एमसीयू की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं तुम तक हमेशा की तरह पहुंचाता ही रहूंगा। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी you in next one.